तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द अकाउंटेंट नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि 2016 की सुपर डुपर हिट मूवी थी। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसकी टोटल लेंथ 2 घंटे 48 मिनट है टोटल हमें देखने को मिली है। और IMDb पर रेटिंग इसकी 10 में से 7.3 की इसकी देखने को मिली है। साथ ही साथ रेड टमेटोज पर 53% की रेटिंग है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। द अकाउंटेंट 2016 की अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। 1-3 जिसका निर्देशन गेविन ओकॉनर ने किया है, जिसे बिल डब्यूक ने लिखा है और इसमें बेन एफ्लेक, अन्ना केंड्रिक, जेके सिमंस, जॉन बर्नथल, सिंथिया अडाई रॉबिन्सन, जेफरी टैम्बोर और जॉन लिथगो ने अभिनय किया है। कहानी क्रिश्चियन वोल्फ पर आधारित है, जो ऑटिज्म से पीड़ित एक प्रमाणित सार्वजनिक अकाउंटेंट है, जो दुनिया भर के आपराधिक और आतंकवादी संगठनों के किताबों को पकाने यानी धोखाधड़ी वाले वित्तीय और लेखा रिकॉर्ड को साफ करने से अपना जीवन यापन करता है, जो आंतरिक गबन का सामना कर रहे हैं। द अकाउंटेंट का प्रीमियर लॉस एंजल्स में 10 अक्टूबर 2016 को हुआ था और इसे 14 अक्टूबर 2016 को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त करते हुए फिल्म ने दुनिया भर में $155 मिलियन की कमाई की। इसे एफ्लेक के प्रदर्शन और इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट पेंकैक सिलाट की विशेषता वाले एक्शन दृश्यों के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन ऑटिज्म के चित्रण के लिए इसकी आलोचना भी की गई। 4, 5, 6, 7, 8 फिल्म का सीक्वल, जिसमें अधिकांश कलाकार और रचनात्मक टीम वापस आ जाएगी और निर्माताओं में एफ्लेक और मैट डेमन होंगे, 25 अप्रैल 2025 को अमेजन MGM स्टूडियो द्वारा रिलीज किया जाएगा। 9-10 कथानक। एक व्यक्ति जो क्रिश्चियन वोल्फ उपनाम से जाना जाता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर है। बचपन में उसकी मां उसे हार्वर्ड न्यूरोसाइंस एक उपचार केंद्र में भेजना चाहती थी, लेकिन उसके पिता सहमत नहीं थे। क्रिश्चियन की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ, उसकी मां परिवार को छोड़ देती है। उसके सैन्य पिता ने उसे और उसके भाई ब्रेक्सटन को विभिन्न मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, साथ ही क्रिश्चियन को उन उत्तेजनाओं के लिए खुद को अनुकूलित करने के लिए प्रोत्साहित किया जो उसे उत्तेजित करती हैं, न कि उनसे बचने के लिए। एक वयस्क के रूप में क्रिश्चियन आपराधिक संगठनों के लिए एक फोरेंसिक अकाउंटेंट के रूप में कार्य करता है, चोरी को उजागर करने के लिए उनके वित्तीय रिकॉर्ड को अंकुक करता है। वह प्लेनफील्ड, इलिनॉइस में एक छोटा सा अकाउंटिंग ऑफिस चलाता है, जो उसके मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम के लिए एक मुखौटा के रूप में कार्य करता है। उसके आपराधिक ग्राहक एक अनाम महिला के माध्यम से उससे संपर्क करते हैं, जो उसके व्यवसाय को भी व्यवस्थित करती है। कंपनी के CEO लैमर ब्लैकबर्न और उसकी बहन रीटा को अकाउंटिंग अनियमितताओं के बारे में पता चलने के बाद क्रिश्चियन को लिविंग रोबोटिक्स फर्म का ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वे इनहाउस अकाउंटेंट डाना कमिंग्स को नियुक्त करते हैं, जिन्होंने इस मुद्दे का पता लगाया था, क्रिश्चियन की सहायता के लिए। इस बीच ट्रेजरी निदेशक रे किंग डेटा विश्लेषक मैरीबेथ मेडिना से मिलते हैं, जिसका किशोर के रूप में आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन उसने अपने रोजगार आवेदन में इसका खुलासा नहीं किया। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह जानकारी का खुलासा करने का फैसला करता है तो उसे जेल हो सकती है, और उसे कुछ महीनों में किंग के सेवानिवृत्त होने से पहले क्रिश्चियन की असली पहचान का पता लगाने का काम सौंपता है। मेडिना किंग द्वारा प्रदान की गई कुछ जानकारी और टैक्स रिकॉर्ड का उपयोग क्रिश्चियन के कार्यालय का पता लगाने के लिए करती है। क्रिश्चियन एक रात में कंपनी के 15 साल के वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा करता है और पाता है कि $61 मिलियन का गबन किया गया है। वह रीटा को कुल राशि के बारे में बताता है, लेकिन स्वीकार करता है कि उसने चोर की पहचान उजागर नहीं की है। उस रात लिविंग रोबोटिक्स के CFO एड चिल्टन को एक हिटमैन द्वारा इंसुलिन का ओवरडोज लेने के लिए मजबूर किया जाता है। अगले दिन लैमर क्रिश्चियन को ऑडिट के लिए बाकी पैसे देता है, हालांकि उसने अभी तक काम पूरा नहीं किया है, और उसे जाने के लिए कहता है। क्रिश्चियन 2 हत्यारों को मारता है जिन्हें उसे मारने के लिए भेजा गया है। एक से यह पता चलता है कि दाना को भी निशाना बनाया गया है। वह दूसरी टीम को उसे मारने से रोकने के लिए समय पर उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है,
फिर उसे अपने स्टोरेज यूनिट में ले जाता है, जिसमें एक एयरस्ट्रीम मनोरंजक वाहन है जिसमें कलाकृति और कीमती सामान भरा हुआ है जिसे उसने भुगतान के रूप में स्वीकार किया है। दाना को एक महंगे होटल में छिपाने के बाद वह रीटा से मिलने जाता है, लेकिन उसे उसकी हत्या का पता चलता है, जिससे उसे संदेह होता है कि लैमर ही चोर है। गेविन ओकॉनर, जन्म 24 दिसंबर 1963, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, निर्माता, नाटककार और अभिनेता हैं। उन्हें मिरेकल 2004, वॉरियर 2011, द अकाउंटेंट 2016 और द वे बैक 2020 जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। जीवन और कैरियर। गेविन ओकॉनर का लालन पालन हंटिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉन्ग आइलैंड में हुआ था। 2. उन्होंने टेड डेम के निर्देशन में बनी पहली लघु फिल्म द बेट लिखी और उसका निर्माण किया। 3 साल बाद उन्होंने कंफर्टेबली नंब के साथ अपनी खुद की फीचर फिल्म सहलेखन और निर्देशन की शुरुआत की, जो एक कनेक्टिकट प्रीपी से न्यूयॉर्क शहर के अभियोजक बने व्यक्ति के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं के बारे में थी। फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल और बोस्टन फिल्म फेस्टिवल दोनों में दिखाया गया था। ओकॉनर ने फिर मंच की ओर रुख किया। 1997 में ऑफ ब्रॉडवे नाटक रंबलिंग्स ऑफ ए रोमांस रेनेसा में निर्माण, लेखन और अभिनय किया। उद्धरण वांछित। उसी समय ओकॉनर ने तत्कालीन पत्नी एंजेला शेल्टन की अपनी सीरियल विवाह करने वाली मां के साथ सड़क पर बिताए बचपन की यादों पर आधारित एक पटकथा पर काम शुरू किया। 4. 1997 में चार्ली रोज के टॉक शो में टोनी पुरस्कार विजेता ब्रिटिश अभिनेत्री जेनेट मैकटियर की उपस्थिति से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें टम्बलवीड्स, जिसमें उन्होंने सहअभिनय किया, में कास्ट करने का दृढ़ निश्चय किया। समर्थक न मिलने के बाद उन्हें और शेल्टन को फिल्म का वित्तपोषण स्वयं करना पड़ा। 5. फिल्म ने संडांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म मेकर्स ट्रॉफी जीती। मैकटियर के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में गोल्डन ग्लोब और उसी श्रेणी में अकादमी पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड नामांकन दिलाया, और किम्बर्ली जे ब्राउन, जिन्हें उनकी किशोर बेटी के रूप में कास्ट किया गया, ने सर्वश्रेष्ठ डेब्यू प्रदर्शन के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार जीता। उद्धरण वांछित। 2004 में कई छोटी, स्वतंत्र परियोजनाओं के कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करने के बाद ओकॉनर ने 1980 के शीतकालीन ओलंपिक में सोवियत संघ पर अमेरिकी आइस हॉकी टीम की जीत की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म मिरेकल का निर्देशन किया। उन्होंने मार्क केर HBO डॉक्यूमेंट्री फिल्म द स्मैशिंग मशीन का भी निर्माण किया। उद्धरण की आवश्यकता। ओकॉनर ने MMA फिल्म वॉरियर को फिल्माया, जिसके लिए उन्होंने पटकथा लिखी और निर्देशन किया। फिल्म को लायंस गेट एंटरटेनमेंट के माध्यम से 2011 में रिलीज किया गया। उद्धरण आवश्यक। 2013 में ओकॉनर उपन्यास द हसलर को एक स्टेज प्ले में रूपांतरित करने पर काम कर रहे थे। 6 अप्रैल 2013 में उन्होंने ज़ेन गॉट ए गन का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। 7 उन्होंने FX सीरीज द अमेरिकन्स के पायलट एपिसोड का कार्यकारी निर्माण और निर्देशन किया। उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज 7 सेकंड्स के पायलट एपिसोड का निर्देशन और निर्माण किया। 8 जून 2014 में ओकॉनर अपनी आगामी एक्शन एडवेंचर फिल्म मैसेकर इन द हिमालयाज का निर्देशन करने के लिए तैयार थे, जिसे ज्ञानी नुनारी की हॉलीवुड गैंग प्रोडक्शंस 10 पर्वतारोहियों और स्थानीय पाकिस्तानी रसोइये की हत्या के बारे में बनाएगी, जो कि 2 शिखर पर विजय प्राप्त करने पर आमादा है। 9 वह ब्रैडली कूपर अभिनीत WWII ड्रामा अटलांटिक वॉल का निर्देशन करने के लिए भी तैयार थे। 10 6 सितंबर 2017 को ओकॉनर को द सुसाइड स्क्वाड के निर्देशक और लेखक की भूमिका मिली। 11 अक्टूबर तक ओकॉनर ने अपनी कहानी के उपचार के कारण इस परियोजना से बाहर निकल गए थे, जो कथित तौर पर बर्ड्स ऑफ प्री के समान थी। साथ ही द वे बैक के लिए उनकी प्रतिबद्धताएं भी थीं। 12-13 व्यक्तिगत जीवन। ओकॉनर ने 22 जून 2013 को अभिनेत्री ब्रुक बर्न्स से शादी की। 14 उनकी शादी पहले एंजेला शेल्टन से हुई थी। 5 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक। निदेशक लेखक निर्माता नोट्स। 1992 शर्त नहीं हा कार्यकारिणी लघु फिल्म। 1995 कंफर्टेबली नंब हा हा निर्देशन की शुरुआत। 1999 टम्बलवीड्स हा हा कार्यकारिणी। 2004 चमत्कार हा नहीं नहीं। 2008 गौरव और महिमा हा नहीं। 2011 योद्धा हा। 2015 भाई बंधु नहीं कहानी नहीं हिंदी में वॉरियर का रीमेक। ज़ेन को बंदूक मिल गई हा नहीं नहीं।
2016 लेखापाल हाँ नहीं कार्यकारिणी, 2020 वापसी का रास्ता हाँ नहीं हाँ, 2025 अकाउंटेंट 2 हाँ नहीं नहीं डाक उत्पादन केवल निर्माता। 17-18 मार्च के 16 से 20 को जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिल्मांकन हो रहा था। 2 अप्रैल 2015 को फिल्मांकन समाप्त हुआ। 20 फाइट कोरियोग्राफी। फिल्म के एक्शन दृश्यों में इंडोनेशियाई मार्शल आर्ट पेंकैक सिलाट को दिखाया गया है। 21, 22, 23 विपणन। 9 जुलाई 2015 को फिल्म का एक ग्राफिक उपन्यास वर्टिगो द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स के स्वामित्व वाली एक सीमित कॉमिक बुक छाप है। 24 फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 12 मई 2016 को यूट्यूब पर जारी किया गया था। इसमें रेडियोहेड का गाना एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस शामिल है। 25 मुक्त करना। यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 14 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी। 26 इससे पहले वार्नर ब्रदर्स ने इसे 29 जनवरी 2016 और 7 अक्टूबर 2016 के लिए शेड्यूल किया था। 27-28 इसका यूरोपीय प्रीमियर 17 अक्टूबर 2016 को लंदन में हुआ। 29 होम मीडिया। द अकाउंटेंट को 27 दिसंबर 2016 को डिजिटल HD पर और 10 जनवरी 2017 को ब्लूरे और DVD पर रिलीज किया गया था। जनवरी और मार्च 2017 के बीच फिल्म ने कुल $19.2 मिलियन में 4,63,367 DVD और 3,13,279 ब्लूरे बेचे। 30 अप्रैल 2018 में MPA ने बताया कि यह डिस्क और डिजिटल दोनों के लिए 2017 की सबसे अधिक किराए पर ली गई फिल्म थी। 31 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। द अकाउंटेंट ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $86.3 मिलियन और अन्य देशों में $68.9 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $155.2 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट $44 मिलियन था। 2 द अकाउंटेंट को मैक्स स्टील और केविन हार्ट नाउ के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 3,332 सिनेमाघरों से 20-25 मिलियन की कमाई करने की उम्मीद थी। हालांकि स्टूडियो एक रूढ़िवादी $15 मिलियन की शुरुआत का अनुमान लगा रहा था। 32 फिल्म ने अपने गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $1.35 मिलियन कमाए, जो 2014 में एफ्लेक की गॉन गर्ल $1.2 मिलियन से अधिक था। इसने अपने पहले दिन $9.1 मिलियन और अपने शुरुआती सप्ताहांत में $24.7 मिलियन की कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर पहला स्थान हासिल किया और गॉन गर्ल $37.5 मिलियन के बाद यह एफ्लेक के करियर की दूसरी सबसे बड़ी थ्रिलर थी। 33 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म ने $13.6 मिलियन 44.8% की गिरावट की कमाई की। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 282 समीक्षाओं के आधार पर 52% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 5.67 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, द अकाउंटेंट ने बेन एफ्लेक के प्रतिबद्ध प्रदर्शन को खारिज कर दिया, जिससे दर्शकों को एक बिखरी हुई एक्शन थ्रिलर मिली जो गलत सलाह वाले निष्कर्षों से घिरी हुई थी। 35 मेटाक्रिटिक पर, जो एक सामान्यीकृत रेटिंग प्रदान करता है, फिल्म को 45 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 51 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 36 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 37 जबकि पोस्ट ट्रैक ने बताया कि फिल्म देखने वालों ने इसे 84% समग्र सकारात्मक स्कोर और 64% निश्चित रूप से अनुशंसित दिया। 33 अप्रोक्स के विंस मैंसिनी ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा करते हुए लिखा, यह भविष्य की फ्रेंचाइज को बढ़ावा देने और ऑटिस्टिक बच्चों को उनका अपना सुपरहीरो देने के अपने प्रयास में पारदर्शी है। उत्तरार्ध में एक वास्तविक मिठास है जो मुझे पूर्व में बदल देती है। हेडशॉट, गणित की समस्याएं और दर्दनाक सामाजिक संपर्क। मुझे साइन अप करें। इस साल अब तक बेन एफ्लेक ने जिन 2 फिल्मों में काम किया है, द अकाउंटेंट और बैटमैन वी सुपरमैन, द अकाउंटेंट में अब तक की सबसे अधिक फ्रेंचाइज क्षमता है। 38 शिकागो सन टाइम्स के रिचर्ड रोपर ने फिल्म को 4 में से 3.5 स्टार दिए।
उन्होंने कहा, द अकाउंटेंट में पागलपन भरा हुआ है, एक गहन, जटिल, अंधेरे से भरपूर मनोरंजक और एक्शन से भरपूर थ्रिलर जो हमेशा नहीं जुड़ती, लेकिन कौन परवाह करता है, यह बहुत मज़ेदार है। 39। द न्यूयॉर्कर के रिचर्ड ब्रॉडी ने फिल्म की आलोचना करते हुए कहा, यह रोमांचरहित थ्रिलर कथानक को ताश के पत्तों के एक अतिनिर्मित घर की तरह ढेर कर देता है जो उपहास के पहले ही अर्जित ठहाके पर घह जाता है। 40। फिल्म 41 को ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए भी आक्रामक कहा गया है, आंशिक रूप से इसकी हिंसा के कारण। 42 कैलिफोर्निया के अल्ताडेना में नैदानिक सेवाओं के निदेशक लॉरी स्टीफन ने कहा, यह चिंताजनक है कि एक फिल्म में ऑटिज्म से पीड़ित एक चरित्र है जिसके पास बंदूकें हैं और वह इस तरह की आक्रामकता हिंसा में संलग्न है। 5 पुरस्कार समारोह की तिथि वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ सा जुपिटर पुरस्कार 29 मार्च 2017 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म लेखापाल मनोनीत 43 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता बेन एफ्लेक मनोनीत। सैटर्न पुरस्कार 28 जून 2017 सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्म लेखापाल मनोनीत 44 भविष्य मुख्य लेख द अकाउंटेंट 2 जून 2017 में एक सीक्वल के विकास की घोषणा की गई थी जिसमें गेविन ओकॉनर और बिल डब्यूक निर्देशक और लेखक के रूप में अपनी अपनी भूमिकाओं में लौट रहे थे। एफ्लेक को मुख्य भूमिका में लौटना था। 45 फरवरी 2020 तक एफ्लेक ने पुष्टि की कि विकास जारी था। स्टूडियो ने एक अलग कार्यस्क्रिप्ट को पूर्वव्यापी रूप से बदलने पर विचार किया था जिसे वे द अकाउंटेंट 2 में विकसित कर रहे थे। अभिनेता ने इसके अतिरिक्त एक टेलीविजन सीरीज की संभावना में रुचि व्यक्त की। 46 सितंबर 2021 में गेविन ओकॉनर ने घोषणा की कि सीक्वल को आधिकारिक रूप से हरी झंडी मिल गई है, जबकि एक तीसरी फिल्म भी लिखी जा रही है। सीक्वल में जॉन बर्नथल के चरित्र को मूल से अधिक कथानक में शामिल किया जाएगा। 48 जनवरी 2024 तक फिल्म ने आधिकारिक तौर पर उसी वर्ष मार्च में शुरू होने वाली प्रमुख फोटोग्राफी के साथ प्री प्रोडक्शन में प्रवेश किया था, जिसमें सीमस मैकगर्वे छायाकार के रूप में लौटने के लिए तैयार थे। 49 मार्च 2024 में एफ्लेक, बर्नथल, सीमंस और अडाई रॉबिन्सन को सीक्वल के लिए अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने की घोषणा की गई, जिसमें अमेजन MGM स्टूडियो ने वार्नर ब्रदर्स से सीक्वल के अधिकार हासिल किए, जो स्टूडियो के साथ मौजूदा सौदे के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वितरक के रूप में काम करेंगे। 9 यह फिल्म 25 अप्रैल 2025 को रिलीज होने वाली है। 50 बिल डब्यूक एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं जो द अकाउंटेंट 1, ए फैमिली मैन 2, द जज 3 और टेलीविजन सीरीज ओजार्क जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 4 जीवनी डब्यूक का जन्म सेंट लुइस, मिसौरी में हुआ था। उन्होंने किशोरावस्था में ओजार्क्स झील पर काम करने में समय बिताया। 4-5 वह अभी भी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ सेंट लुइस में रहते हैं। 5 जिनके साथ वह अभी भी अक्सर ओजार्क्स झील पर जाते हैं। 5 2008 में एक पटकथा लेखक के रूप में शुरुआत करने से पहले डब्यूक ने एक भर्ती हेडहंटर के रूप में काम किया। 1-5 उन्हें निर्माता मार्क विलियम्स ने द अकाउंटेंट के लिए एक मोटे विचार के साथ संपर्क किया था, जिसे डब्यूक ने हॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित पटकथाओं की 2011 की ब्लैक लिस्ट में नामित एक स्क्रिप्ट में विकसित किया। 1-6 जिसमें उच्च कार्यशील ऑटिज्म से ग्रस्त नायक बेन एफ्लेक द्वारा अभिनीत को विकसित करने के लिए शोध करना शामिल था। 1 फिल्म को विकार के चित्रण के लिए ऑटिज्म स्पीक्स द्वारा श्रेय दिया गया था। 1 उनकी पहली पटकथा का निर्माण 2012 में हुआ था, द जज, जिसके कारण डब्यूक को वैरायटी के 10 देखने योग्य पटकथा लेखकों में से एक के रूप में पहचाना गया। 7 और 20 उल्लेखों के साथ 2012 की ब्लैक लिस्ट में नामित किया गया। 8-9 2015 में डब्यूक ने द रियल मैकॉय नामक एक एक्शन एडवेंचर को यूनिवर्सल पिक्चर्स को सफलतापूर्वक पेश किया, जिसमें क्रिस प्रैट ने अभिनय किया। 10 जनवरी 2018 तक फिल्म अभी भी निर्माण में है। 11 बेहतर स्रोत की आवश्यकता मार्क विलियम्स के साथ एक और सहयोग ए फैमिली मैन 2016 में जारी किया गया था। 12 द हेडहंटर्स कॉलिंग के कामकाजी शीर्षक के साथ स्क्रिप्ट भर्ती में डब्यूक के पिछले काम पर आधारित थी। 13 ओजार्क्स रिसोर्ट में डब्यूक के किशोर अनुभवों 5 ने उन्हें निर्माता मार्क विलियम्स। 14
और पुरुष लीड जेसन बेटमैन 10 के साथ ओजार्क श्रृंखला विकसित करने पर फिर से काम करने के लिए प्रेरित किया। 15 अप्रैल 2019 में ड्यूक ने द $6 मिलियन मैन के फिल्म रूपांतरण के लिए पटकथा लेखक के रूप में डेमियन सिफ्रॉन की जगह ली। 16 फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक नोट संदर्भ 2014 जज पटकथा 3 2016 एक पारिवारिक व्यक्ति लेखक एवं कार्यकारी निर्माता 2 लेखापाल द्वारा लिखित 1 2017 से 2022 ओजार्क के द्वारा बनाई गई कार्यकारी निर्माता कहानी 2 एपिसोड टेलीप्ले 2 एपिसोड मनोनीत सर्वश्रेष्ठ नई श्रृंखला के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार एपिसोडिक टेलीविजन ड्रामा के उत्कृष्ट निर्माता के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स 4, 5, 15 2025 अकाउंटेंट 2 द्वारा लिखित टीबीए रात का माली एनिमेशन पटकथा संदर्भ एफ्लेक ने अपने बचपन के दौरान पेशेवर रूप से अभिनय किया, लेकिन उनके अपने शब्दों में इस अर्थ में नहीं कि मेरी एक माँ थी जो मुझे हॉलीवुड ले जाना चाहती थी या एक परिवार जो मुझसे पैसे कमाना चाहता था। किसी तरह से किसी चीज में संयोग से शामिल हो गया। 41 वह पहली बार 7 साल की उम्र में एक स्वतंत्र फिल्म द डार्क एंड ऑफ द स्ट्रीट 1981 में दिखाई दिए, जिसका निर्देशन एक पारिवारिक मित्र ने किया था। 42 एक बाल कलाकार के रूप में उनकी सबसे बड़ी सफलता पीबीएस बच्चों की श्रृंखला द वॉयज ऑफ द मिमी 1984 और द सेकंड वॉयज ऑफ द मिमी 1988 के स्टार के रूप में थी, जो छठी कक्षा की विज्ञान कक्षाओं के लिए बनाई गई थी। एफ्लेक ने 8 से 15 साल की उम्र तक मैसाचुसेट्स और मैक्सिको दोनों में मिमी पर छिटपुट रूप से काम किया। 41 किशोरावस्था में वह एबीसी के स्कूल के बाद के विशेष कार्यक्रम वांटेड ए परफेक्ट मैन 1986, 43 टेलीविजन फिल्म है एंड्स ऑफ ए स्ट्रेंजर 1987, 41 और 1989 के बर्गर किंग के विज्ञापन में दिखाई दिए। 34 हाई स्कूल के बाद एफ्लेक अभिनय के काम की तलाश में कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क चले गए। 41 बाद में लॉस एंजल्स में ऑक्सीडेंटल कॉलेज में अध्ययन के दौरान एफ्लेक ने छात्र फिल्मों का निर्देशन किया। 12 44 एक अभिनेता के रूप में उनके पास एक के बाद एक नॉकआउट पार्ट्स की एक श्रृंखला थी। 41 उन्होंने टेलीविजन फिल्म डैडी 1991 में पैट्रिक डफी के बेटे की भूमिका निभाई। बफी द वैम्पायर स्लेयर फिल्म 1992 में एक बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में बिना श्रेय के उपस्थिति दर्ज कराई और स्कूल टाइज 1992 में एक प्रीप स्कूल के छात्र के रूप में सहायक भूमिका निभाई। 45 उन्होंने एनबीसी टेलीविजन श्रृंखला अगेंस्ट द ग्रेन 1993 इस अवधि के दौरान एफ्लेक की सबसे उल्लेखनीय भूमिका रिचर्ड लिंकलेटर की कल्ट क्लासिक डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड 1993 में एक हाई स्कूल के बदमाश की थी। 46 लिंकलेटर खलनायक की भूमिका के लिए एक पसंद करने योग्य अभिनेता चाहते थे, और जबकि एफ्लेक बड़ा और प्रभावशाली था, वह बहुत स्मार्ट और जीवन से भरा हुआ था। मुझे वह पसंद आया। 47 48 एफ्लेक ने बाद में कहा कि लिंकलेटर ने उनके लिए फिल्म निर्माण प्रक्रिया को रहस्यपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 12 एफ्लेक की पहली अभिनीत फिल्म भूमिका कॉलेज ड्रामा ग्लोरी डेज 1995 में एक लक्ष्यहीन कला छात्र की थी, जिसमें द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने टिप्पणी की थी कि उनका सौम्य उदास प्रदर्शन अप्रिय और उदास बोरी के बीच बिल्कुल सही संतुलन पाता है। 49 इसके बाद उन्होंने फिल्म निर्माता केविन स्मिथ की कॉमेडी मॉलराट्स 1995 में एक धमकाने वाले की भूमिका निभाई और फिल्मांकन के दौरान स्मिथ के साथ दोस्त बन गए। एफ्लेक को चिंता होने लगी थी कि उन्हें लोगों को उनके लॉकर में फेंकने के करियर में वापस भेज दिया जाएगा। 41 लेकिन स्मिथ ने उनके लिए रोमांटिक कॉमेडी चेजिंग एमी 1997 में मुख्य भूमिका लिखी। 4 41 यह फिल्म एफ्लेक के लिए सफलता थी। 41 50 एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने इसे स्वस्थ और त्वरित बुद्धि प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया। 51 जब एफ्लेक ने आने वाले युग के नाटक गोइंग ऑल द वे 1997 में हाल ही में लौटे कोरियाई युद्ध के दिग्गज के रूप में अभिनय किया, तो वैरायटी के टॉर मैकार्थी ने उन्हें
उत्कृष्ट पाया 52, जबकि द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने उल्लेख किया कि उनके हास्यपूर्ण आत्मसंदेह के प्रति स्वभाव ने एक मजबूत छाप छोड़ी। 53। बिल क्लिंटन, बेन एफ्लेक और मैट डैमन दो सोफे पर बैठे हैं और टेलीविजन स्क्रीन की ओर देख रहे हैं। जनवरी 1998 में एफ्लेक और मैट डैमन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ गुड विल हंटिंग की कैंप डेविड स्क्रीनिंग में शामिल हुए। 1997 की गुड विल हंटिंग की सफलता, जिसे एफ्लेक ने सहलिखा और अभिनय किया, ने उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। पटकथा की शुरुआत 1992 में हुई जब डेमन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक नाटक लेखन वर्ग के लिए 40 पृष्ठ की पटकथा लिखी। 54, उन्होंने एफ्लेक को कक्षा के सामने उनके साथ दृश्यों को निभाने के लिए कहा और जब डेमन बाद में एफ्लेक के लॉस एंजल्स अपार्टमेंट में चले गए तो उन्होंने पटकथा पर गंभीरता से काम करना शुरू कर दिया। 35, फिल्म, जिसे उन्होंने मुख्य रूप से कामचलाऊ सत्रों के दौरान लिखा था, आंशिक रूप से उनके गृहनगर कैम्ब्रिज में सेट की गई थी और उनके अपने अनुभवों से ली गई थी। 54, 55, पटकथा का जन्म उनके अपने लिए एक अभिनय रील बनाने की इच्छा से हुआ था। 56, 57, उपयुक्त निर्देशक के बारे में कैसल रॉक के साथ लंबे विवाद के बाद एफ्लेक और डेमन ने मीरामैक्स को पटकथा खरीदने के लिए राजी किया। 11, दोनों दोस्त एक साल के लिए बोस्टन वापस चले गए, इससे पहले कि फिल्म आखिरकार प्रोडक्शन में चली जाए, जिसका निर्देशन गस वान सेंट ने किया और डेमन, एफ्लेक, मिनी ड्राइवर और रॉबिन विलियम्स ने सहअभिनय किया। 54, इसके रिलीज होने पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने स्मार्ट और मार्मिक पटकथा की प्रशंसा की। 58, जबकि वैरायटी के इमानुएल लेवी ने इसे मज़ेदार, लापरवाह, मार्मिक और गुस्सैल पाया। 59, द बोस्टन ग्लोब के जे कैर ने लिखा कि एफ्लेक ने डेमन के गणितीय कौतुक चरित्र के मजदूर वर्ग के दोस्त की अपनी भूमिका में एक खूबसूरत सूक्ष्म कोमलता लाई। 60, एफ्लेक और डेमन ने अंततः सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। 12, एफ्लेक ने अपने जीवन की इस अवधि को स्वप्न जैसा बताया है। यह किसी पुरानी फिल्म के उन दृश्यों में से एक जैसा था जब एक अखबार काले रंग से निकलकर स्क्रीन पर आता है। आप जानते हैं, $100 मिलियन बॉक्स ऑफिस पुरस्कार। 36, वह पटकथा लेखन के लिए ऑस्कर जीतने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के लेखक 25 वर्ष की आयु में बने हुए हैं। 54, 61, 1998 से 2002 अग्रणी व्यक्ति का दर्जा। बेंजामिन गेजा एफ्लेक, बी, जन्म 15 अगस्त 1972, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उनके पुरस्कारों में 2 अकादमी पुरस्कार, 2 बाफ्टा पुरस्कार और 3 गोल्डन ग्लोब शामिल हैं। एफ्लेक ने अपने करियर की शुरुआत एक बच्चे के रूप में की थी जब उन्होंने पीबीएस शैक्षिक श्रृंखला द वॉयज ऑफ द मिमी 1984 से 1988 में अभिनय किया था। बाद में वे स्वतंत्र कॉमेडी डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड 1993 और केविन स्मिथ की कई कॉमेडी में नजर आए, जिसमें चेजिंग एमी 1997 भी शामिल है। एफ्लेक को तब व्यापक पहचान मिली जब उन्होंने और मैट डेमन ने गुड विल हंटिंग 1997 लिखने के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। उन्होंने स्टूडियो फिल्मों में खुद को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया, जिसमें आपदा फिल्म आर्मगेडन 1998, एक्शन क्राइम थ्रिलर रेंडियर गेम्स 2000, युद्ध ड्रामा पर्ल हार्बर 2001 और थ्रिलर द सम ऑफ ऑल फियर्स 2002 शामिल हैं। करियर में गिरावट के बाद एफ्लेक ने बायोपिक हॉलीवुडलैंड 2006 में जॉर्ज रीव्स की भूमिका निभाकर वापसी की, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वोल्पी कप जीता। उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म गॉन बेबी गॉन 2007, जिसे एफ्लेक ने सहलिखा भी था, को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने क्राइम ड्रामा द टाउन 2010 और राजनीतिक थ्रिलर अर्गो 2012 का निर्देशन और अभिनय किया, दोनों ही आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलताएं थीं। उत्तरार्ध के लिए एफ्लेक ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा और अकादमी पुरस्कार जीता। इसके बाद एफ्लेक ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर गॉन गर्ल 2014 में अभिनय किया और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स 2016 से 2023 में सुपरहीरो बैटमैन की भूमिका निभाई। उन्होंने थ्रिलर द अकाउंटेंट 2016 और स्पोर्ट्स ड्रामा द वे बैक 2020 में अभिनय किया।
एफ्लेक ईस्टर्न कांगो इनिशिएटिव के सहसंस्थापक हैं, जो एक अनुदान देने वाला और वकालत आधारित गैर लाभकारी संगठन है। वह डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक है। एफ्लेक और डेमन प्रोडक्शन कंपनी आर्टिस्ट्स इक्विटी के सहमालिक हैं और पर्ल स्ट्रीट फिल्म्स के भी सहमालिक थे। प्रारंभिक जीवन। एफ्लेक का जन्म बेंजामिन गेजा एफ्लेक बोल्ट के रूप में 15 अगस्त 1972 को बर्कले, कैलिफोर्निया में हुआ था। 2-3 जब वह 3 साल के थे तब उनका परिवार मैसाचुसेट्स चला गया। 4 फालमाउथ में रह रहे थे, जहां उनके भाई केसी का जन्म हुआ, कैम्ब्रिज में बसने से पहले। 5 उनकी मां क्रिस्टोफर एनी क्रिस बोल्ट 6 एक हार्वर्ड शिक्षित प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका थीं। 7-8 उनके पिता टिमोथी बायर्स एफ्लेक 9 एक महत्वाकांक्षी नाटककार थे, 9 जो ज्यादातर बेरोजगार थे। 10 उन्होंने हार्वर्ड में पढ़ी। 11 ऑटो मैकेनिक, 4 सट्टेबाज, 12 इलेक्ट्रीशियन, 13 बारटेंडर, 14 और चौकीदार के रूप में छिटपुट रूप से काम किया। 15 1960 के दशक के मध्य में वह बोस्टन की थिएटर कंपनी के साथ एक अभिनेता और मंच प्रबंधक थे। 16 एफ्लेक के बचपन के दौरान उनके पिता को शराब की लत की एक स्वर्णित, गंभीर, पुरानी समस्या थी। 17 और एफ्लेक ने उन्हें पूरे दिन, हर दिन पीते हुए याद किया है। 18 उनके पिता बहुत मुश्किल थे। 19 और एफ्लेक को 11 साल की उम्र में राहत की भावना महसूस हुई जब उनके माता पिता का तलाक हो गया। 20 21 और उनके पिता परिवार के घर से बाहर चले गए। 17 9 उनके पिता ने भारी मात्रा में शराब पीना जारी रखा। 7 और अंततः बेघर हो गए। 2 साल कैम्ब्रिज की सड़कों पर रहे। 12 22 जब एफ्लेक 16 वर्ष के थे तब उनके पिता इंडियो, कैलिफोर्निया में एक पुनर्वास सुविधा में प्रवेश कर गए। वह अपनी संयमता बनाए रखने के लिए 12 साल तक सुविधा में रहे। 23 और वहां एक लत परामर्शदाता के रूप में काम किया। 7-24 एफ्लेक का पालन पोषण एक राजनीतिक रूप से सक्रिय, उदार घराने में हुआ था। 12-25 वह और उनके भाई केसी कला में काम करने वाले लोगों से घिरे थे। 26 लड़के नियमित रूप से अपनी मां के साथ थिएटर प्रदर्शनों में भाग लेते थे। 27 और उन्हें अपनी घरेलू फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। 28 डेविड व्हीलर, एक पारिवारिक मित्र, ने बाद में एफ्लेक को एक बहुत उज्ज्वल और गहन जिज्ञासु बच्चे के रूप में याद किया। 29 भाइयों ने कैम्ब्रिज क्षेत्र के कास्टिंग निर्देशक के साथ अपनी मां की दोस्ती के कारण स्थानीय विज्ञापनों और फिल्म निर्माणों में भूमिकाओं के लिए ऑडिशन दिया। 14 और एफ्लेक ने पहली बार 7 साल की उम्र में पेशेवर रूप से अभिनय किया। 29 उनकी मां ने उनके वेतन को कॉलेज ट्रस्ट फंड में बचाया। 9 और उम्मीद थी कि उनका बेटा अंततः एक शिक्षक बनेगा। उन्होंने अपनी मां और भाई के साथ देश भर में यात्रा करते हुए 1 साल के दौरान स्पेनिश बोलना सीखा। 31-32 कैम्ब्रिज रिंडगे और लैटिन हाई स्कूल के छात्र के रूप में एफ्लेक ने थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया और ड्रामा शिक्षक गेरी स्पेका से प्रेरित थे। 33-34 वह साथी छात्र मैट डेमन के साथ घनिष्ठ मित्र बन गए, जिन्हें वह 8 साल की उम्र से जानते थे। 35 हालांकि डेमन उनसे 2 साल बड़े थे, लेकिन इस जोड़ी की समान रुचियां थीं और दोनों ही अभिनय करियर बनाना चाहते थे। 35 वे अभिनय के ऑडिशन के लिए एक साथ न्यूयॉर्क गए। 36 और एक संयुक्त बैंक खाते में ट्रेन और एयरलाइन टिकटों के लिए पैसे बचाए। 37 जबकि एफ्लेक के पास उच्च एसएटी स्कोर थे। 9 वह काफी हद तक खराब उपस्थिति वाले एक अनफोकस्ड छात्र थे। 7-38 उन्होंने वर्मोंट विश्वविद्यालय में स्पेनिश का अध्ययन करने में कुछ महीने बिताए। 36 18 साल की उम्र में एफ्लेक लॉस एंजल्स चले गए। 30 और 1.5 साल तक ऑक्सीडेंटल कॉलेज में मध्य पूर्वी मामलों का अध्ययन किया। 39-40 आजीविका। जबकि एफ्लेक ने अपने करियर में आगे बढ़ते हुए निर्देशन पर प्राथमिक जोर रखने का इरादा किया। 123 उन्होंने 2009 में 3 फिल्मों में अभिनय किया। रोमांटिक कॉमेडी हीज जस्ट नॉट दैट इनटू यू में एफ्लेक और जेनिफर एनिस्टन के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की गई। 124-125 एफ्लेक ने राजनीतिक थ्रिलर स्टेट ऑफ प्ले में एक कांग्रेसमैन की भूमिका निभाई।
द बोस्टन ग्लोब के वेस्ली मॉरिस ने उन्हें फिल्म की सबसे मूर्खतापूर्ण भूमिका में बहुत अच्छा पाया 126, लेकिन न्यूयॉर्क मैगजीन के डेविड एडेलस्टीन ने एफ्लेक के बारे में टिप्पणी की, वह जीवन में होशियार और विचारशील हो सकता है, लेकिन एक अभिनेता के रूप में उसके पहिए बहुत धीरे घूमते हैं। 127 कम देखी गई कॉमेडी फिल्म एक्सट्रैक्ट में उन्होंने बारटेंडर की सहायक भूमिका निभाई थी। 128 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने उनके प्रदर्शन को एक मूर्खतापूर्ण आनंद के रूप में वर्णित किया। 129 जबकि द न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने इसे एक वास्तविक प्रदर्शन घोषित किया। 130 2010 में एफ्लेक ने द कंपनी मैन में एक मध्यस्तरीय बिक्री कार्यकारी के रूप में अभिनय किया, जिसे 2007 से 2008 के वित्तीय संकट के दौरान बेकार कर दिया गया था। 131 द न्यूयॉर्कर के डेविड डेम्बी ने घोषणा की कि एफ्लेक ने अभी तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। 132 जबकि टाइम के रिचर्ड कॉलिस ने पाया कि उन्होंने बॉबी के अहंकार से अपमान की ओर गिरने को अच्छी तरह से दर्शाया है। 133 ट्रैकसूट टॉप पहने बेन एफ्लेक मुस्कुराते हुए। 2010 में द टाउन के सेट पर एफ्लेक गॉन बेबी गॉन की मामूली व्यावसायिक सफलता के बाद वार्नर ब्रदर्स ने एफ्लेक के साथ एक करीबी कामकाजी रिश्ता विकसित किया और उन्हें स्टूडियो की स्क्रिप्ट चुनने की पेशकश की। 7 उन्होंने क्राइम ड्रामा द टाउन 2010 का निर्देशन करने का फैसला किया, जो चक होगन के उपन्यास प्रिंस ऑफ थीव्स का रूपांतरण था। उन्होंने पटकथा को भी फिर से लिखा और फिल्म में बैंक लुटेरे की भूमिका निभाई। फिल्म एक आश्चर्यजनक बॉक्स ऑफिस हिट बन गई और एफ्लेक के लिए आगे की आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। 134 135 द न्यूयॉर्क टाइम्स के ए.ओ. स्कॉट ने एक गंभीर निर्देशक के रूप में उनके कौशल और आत्मविश्वास की प्रशंसा की। 136 जबकि शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने कहा। 137 इसके अलावा 2010 में एफ्लेक और डेमन की प्रोडक्शन कंपनी पर्ल स्ट्रीट फिल्म्स ने वार्नर ब्रदर्स के साथ फर्स्ट लुक प्रोडक्शन डील साइन की। 138 एफ्लेक ने जल्द ही वार्नर ब्रदर्स के लिए अपने अगले निर्देशन प्रोजेक्ट आर्गो 2012 पर काम शुरू कर दिया। क्रिस टेरियो द्वारा लिखित और CIA ऑपरेटिव के रूप में एफ्लेक द्वारा अभिनीत यह फिल्म 1979 के ईरान बंधक संकट के दौरान 6 अमेरिकी राजनयिकों को बड़े पैमाने पर विज्ञान कथा फिल्म के निर्माण का नाटक करके बचाने की CIA योजना की कहानी बताती है। द न्यूयॉर्कर के एंथनी लेन ने कहा कि फिल्म ने इस बात का और सबूत पेश किया कि हम बेन एफ्लेक के बारे में गलत थे। 139 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने टिप्पणी की, एफ्लेक एक प्रमुख निर्देशन करियर की तरह दिखने वाले अगले कदम को उठाता है। वह इसे बहुत अच्छी तरह से निर्देशित करता है, तेज गति, स्वच्छंद हास्य, नर्वफ्राइंग सस्पेंस को दर्शाता है। 140 एक प्रमुख आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता। 141 आर्गो ने अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता। 142 कलाकारों ने कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता। एफ्लेक ने खुद गोल्डन ग्लोब अवार्ड, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए बाफ्टा अवार्ड जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन के बिना ये पुरस्कार जीतने वाले पहले निर्देशक बन गए। 143 अगले वर्ष एफ्लेक ने टेरेंस मालिक की प्रयोगात्मक ड्रामा टू द वंडर में एक रोमांटिक लीड भूमिका निभाई। एफ्लेक के गॉडफादर के करीबी दोस्त मालिक ने पहली बार एफ्लेक से 1990 के दशक में गुड विल हंटिंग के कथानक के बारे में सलाह देने के लिए मुलाकात की थी। 144 द गार्जियन के पीटर ब्रडशॉ ने गरिमा और संवेदनशीलता का प्रदर्शन का आनंद लिया। 145 जबकि द न्यूयॉर्कर के रिचर्ड ब्रॉडी ने एफ्लेक को एक ठोस और मांसल कलाकार के रूप में वर्णित किया, जो विचारशील और दृढ़ व्यक्तित्व की भावना व्यक्त करता है। 146 पोकर बॉस के रूप में एफ्लेक के प्रदर्शन को खराब समीक्षा वाली थ्रिलर रनर 2013 का मुख्य आकर्षण माना गया। 147 148 लॉस एंजल्स टाइम्स की बेट्सी शार्की ने टिप्पणी की कि यह एक चरित्र का हत्यारा था। इसके बाद उन्होंने डेविड फिंचर की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर गॉन गर्ल 2014 में हत्या के आरोपी पति की भूमिका निभाने के लिए अपने निर्देशन प्रोजेक्ट का निर्माण रोक दिया। 150
फिंचर ने उन्हें आंशिक रूप से इसलिए कास्ट किया क्योंकि वह समझते थे कि टैब्लॉयड मीडिया द्वारा गलत तरीके से पेश किए जाने पर कैसा महसूस होता है। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि वह बेहद स्मार्ट हैं, लेकिन चूंकि वह नहीं चाहते कि यह अजीब लगे, इसलिए वह इसे कम आंकते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने आकर्षण पर स्केटिंग करना सीख लिया है। 151 न्यूयॉर्क मैगजीन के डेविड एडेलस्टीन ने उल्लेख किया कि फिंचर की निर्देशन की नियंत्रित शैली का एफ्लेक के अभिनय पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये शब्द लिखूंगा, लेकिन वह फिल्म को आगे ले जाते हैं। वह शानदार हैं। 152 वैरायटी के जस्टिन चांग ने एफ्लेक को पूरी तरह से कास्ट पाया। 153 2015 में एफ्लेक और डेमन के प्रोजेक्ट ग्रीनलाइट को HBO द्वारा एक सीजन के लिए पुनर्जीवित किया गया था। 154 2016 से 2019 बैटमैन और निर्देशन जारी रखा। एफ्लेक 2000 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन और फिल्म निर्माण से ज्यादा जुड़े। उन्होंने और डेमन ने 1998 में पल स्ट्रीट फिल्म्स की स्थापना की थी, 85, जिसका नाम उनके बचपन के घरों के बीच चलने वाली सड़क के नाम पर रखा गया था। 86 उनकी अगली प्रोडक्शन कंपनी लाइव प्लेनेट, जिसकी स्थापना 2000 में सीन बेली और क्रिस मूर के साथ की गई थी, ने इंटरनेट को मुख्यधारा के टेलीविजन और फिल्म निर्माण में एकीकृत करने की कोशिश की। 87 लाइव प्लेनेट की सबसे बड़ी सफलता डॉक्यूमेंट्री सीरीज प्रोजेक्ट ग्रीनलाइट थी, जिसे HBO और बाद में ब्रावो पर प्रसारित किया गया, जिसमें पहली बार फिल्म बनाने वालों को फीचर फिल्म निर्देशित करने का मौका दिया गया। प्रोजेक्ट ग्रीनलाइट को 2002, 2004 और 2005 में उत्कृष्ट रियलिटी प्रोग्राम के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 88 पुश नेवादा 2002 एफ्लेक और बेली द्वारा निर्मित, लिखित और निर्मित। 89 एक ABC रहस्य नाटक श्रृंखला थी, जिसने शो के फ्रेम के भीतर एक दर्शक भागीदारी गेम रखा था। 90 द न्यूयॉर्क टाइम्स के कैरन जेम्स ने शो की तंत्रिका, कल्पना और चतुर लेखन की प्रशंसा की। 91 लेकिन USA टुडे के रॉबर्ट बियांको ने इसे ट्विन चोटियों का नॉकफ बताया। 92 कम रेटिंग के कारण 7 एपिसोड के बाद ABC ने शो को रद्द कर दिया था। 93 समय के साथ लाइव प्लेनेट का ध्यान मल्टीमीडिया परियोजनाओं से अधिक पारंपरिक फिल्म निर्माण में स्थानांतरित हो गया। 87 इसकी अवधि 2007 में समाप्त हो गई। 94 95 2003 से 2005 करियर में गिरावट और अखबारों में बदनामी। जबकि एफ्लेक अपने करियर के ज्यादातर समय टैब्लॉयड फिगर रहे थे, 29 2003 में जेनिफर लोपेज के साथ अपने रिश्ते की वजह से वे मीडिया की बढ़ती चर्चा का विषय थे। साल के अंत तक एफ्लेक GQ के शब्दों में दुनिया के सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड एक्टर बन गए थे। 96 उनकी टैब्लॉयड प्रसिद्धि खराब तरीके से प्राप्त फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ हुई। बेन एफ्लेक, जिनकी दाढ़ी छोटी है और मूंछें हैं, उनके चारों ओर हाथ फैले हुए हैं। 2003 में बहरीन के मनामा में अमेरिकी मरीन से मिलने जाते हुए एफ्लेक। इनमें से पहली थी डेयरडेविल 2003, जिसमें एफ्लेक ने अंधे सुपरहीरो की भूमिका निभाई थी। एफ्लेक लंबे समय से कॉमिक बुक के प्रशंसक थे और 1999 में उन्होंने केविन स्मिथ की गार्जियन डेविल के लिए डेयरडेविल के चरित्र के प्रति अपने प्रेम के बारे में एक प्रस्तावना लिखी थी। 97 यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही। 98 लेकिन इसे आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने कहा कि एफ्लेक इस भूमिका में खो गए थे। एफ्लेक एकायामी भूमिका से सिकुड़ गए हैं। केवल जॉन फेवरयू के साथ उनके दृश्यों में एक चंचल पक्ष है जो मिस्टर एफ्लेक को एक अभिनेता के रूप में अपनी उदारता दिखाने की अनुमति देता है। 99 2014 में एफ्लेक ने डेयरडेविल को एकमात्र ऐसी फिल्म के रूप में वर्णित किया। फिल्म की लगभग समान रूप से आलोचना की गई। 101 लॉस एंजल्स टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने टिप्पणी की कि एफ्लेक के पास खराब सामग्री के इर्दगिर्द या अतीत में पैंतरेबाजी करने की क्षमता या आकर्षण नहीं है। 102 द ऑब्जर्वर के रेक्स रीड ने सह कलाकारों की आलोचना करते हुए लिखा कि यह फिल्म दुनिया को याद दिलाती है कि कैसे वे दोनों ही उन दो चीज़ों में दयनीय रूप से अक्षम हैं जो करियर की दीर्घायु में मायने रखती हैं, शिल्प और प्रतिभा। 103 फिर भी एफ्लेक ने फिल्म की रिलीज के बाद से बार बार निर्देशक मार्टिन ब्रेस्ट का बचाव किया। उन्हें वास्तव में महान निर्देशकों में से एक
बताया। 71, 104, 2003 की अपनी अंतिम फिल्म भूमिका में 105, लॉस एंजल्स टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने एफ्लेक की आलोचना करना लगभग अनुचित पाया, यह देखते हुए कि उनका यह साल बहुत कठिन रहा। 106, एफ्लेक की खराब आलोचनात्मक टिप्पणियां 2004 में जारी रहीं जब उन्होंने लंबे समय से सहयोगी स्मिथ द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी जर्सी गर्ल में एक शोक संतप्त पति की भूमिका निभाई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने एफ्लेक को एक ऐसे अभिनेता के रूप में वर्णित किया जिसकी प्रतिभा उसकी टैब्लॉइड बदनामी के फैलने के साथ ही फीकी पड़ गई है। 107, उस वर्ष के अंत में उन्होंने हॉलिडे कॉमेडी सर्वाइविंग क्रिसमस में जेम्स गैंडोल्फिनी के साथ अभिनय किया। होल्डन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में उल्लेख किया कि फिल्म ने बेन एफ्लेक के अप्रिय गुणों का उपयोग करने का एक चतुर तरीका ढूंढ निकाला। अभिनेता की शार्क जैसी मुस्कान, अहंकारी चिड़चिड़ापन और धमकाने वाला फ्रैट बॉय स्वैगर उसके चरित्र के अनुकूल था। 108, 110, लॉस एंजल्स टाइम्स ने 2004 के अंत में एफ्लेक के करियर के पतन पर एक लेख प्रकाशित किया। लेख में कहा गया कि फिल्म आलोचकों और टैब्लॉइड पत्रकारों के विपरीत कुछ उद्योग पेशेवर एफ्लेक की परेशानियों पर गर्व करते दिखते हैं। 111, 2006 से 2015, निर्देशक के रूप में उभरना। एफ्लेक ने 2006 में नोयर बायोपिक हॉलीवुडलैंड में सुपरमैन अभिनेता जॉर्ज रीव्स के रूप में अपने प्रशंसित प्रदर्शन के साथ अपने करियर की वापसी की। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने एक पुरस्कारयोग्य प्रदर्शन की प्रशंसा की। यह एक ऐसे अभिनेता का भावपूर्ण, सूक्ष्म काम है जिसे हमें से कुछ लोगों ने समय से पहले ही नकार दिया था। 112, द गार्जियन के जेफरी मैकनाब ने कहा कि उन्होंने खूबसूरती से चरित्र के आकर्षण, भेद्यता और भाग्यवाद के उत्सुक मिश्रण को पकड़ा है। 113, उन्हें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वोल्पी कप से सम्मानित किया गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया। 114, इसके अलावा 2006 में उन्होंने स्मिथ की क्लर्क 2 में एक कैमियो किया। 115, कम देखी गई मैन अबाउट टाउन में अभिनय किया और क्राइम ड्रामा स्मोकिंग एसेस में एक छोटी भूमिका निभाई। 116, 117, 2007 में एफ्लेक ने गॉन बेबी गॉन के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की, जो बोस्टन के एक मजदूर वर्ग के पड़ोस में सेट एक अपराध नाटक है जिसमें उनके भाई केसी ने एक निजी अन्वेषक की भूमिका निभाई है जो एक युवा अपहरणकर्ता की तलाश कर रहा है। एफ्लेक ने बचपन के दोस्त आरोन स्टॉकर्ड के साथ डेनिस लेहेन की किताब पर आधारित पटकथा लिखी। उन्होंने पहली बार 2003 में कहानी को अनुकूलित करने के अपने इरादे का उल्लेख किया था। 118, 119, इसे उत्साही समीक्षाएं मिलीं। 120, द न्यूयॉर्क टाइम्स की मनोहला डार्गिस ने फिल्म की वास्तविक संघर्ष के प्रति संवेदनशीलता की प्रशंसा की। 121, जबकि हॉलीवुड रिपोर्टर के स्टीफन फार्बर ने इसे विचारशील, गहराई से मार्मिक और शानदार ढंग से निष्पादित के रूप में वर्णित किया। 1998 में रिलीज हुई आर्मगेडन ने एफ्लेक को हॉलीवुड स्टूडियो फिल्मों के लिए एक व्यवहार्य अग्रणी व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। कास्टिंग प्रक्रिया के दौरान गुड विल हंटिंग अभी तक रिलीज नहीं हुई थी और एफ्लेक के स्क्रीन टेस्ट के बाद निर्देशक माइकल बे ने उन्हें एक गीक कहकर खारिज कर दिया। निर्माता जेरी ब्रुकहाइमर ने बे को आश्वस्त किया कि एफ्लेक एक स्टार होंगे। 30, लेकिन फिल्मांकन शुरू होने से पहले उन्हें अपना वजन कम करना, टैन होना और अपने दांतों को केप करवाना जरूरी था। 62, यह फिल्म, जिसमें उन्होंने ब्रूस विलिस के साथ एक ब्लू कॉलर ड्रिलर की भूमिका निभाई थी जिसे नासा द्वारा एक क्षुद्रग्रह को पृथ्वी से टकराने से रोकने का काम सौंपा गया था, बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 63, द न्यूयॉर्कर की डेफ्ने मर्किन ने टिप्पणी की, एफ्लेक एक सेक्सी पॉल न्यूमैनिश आकर्षण प्रदर्शित करता है और स्पष्ट रूप से स्टारडम के लिए बाध्य है। 64, बाद में 1998 में एफ्लेक ने अपनी तत्कालीन प्रेमिका ग्वेनेथ पाल्ट्रो अभिनीत पीरियड रोमांटिक कॉमेडी शेक्सपियर इन लव में एक अभिमानी अंग्रेजी अभिनेता के रूप में सहायक भूमिका निभाई थी। वैरायटी के लिए लोवेनस्टीन ने टिप्पणी की कि एफ्लेक अपने कुछ सबसे अच्छे काम करता है, यह सुझाव देते हुए कि कॉमेडी उसका सच्चा पेशा हो सकता है। 65, जबकि द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने उसे बहुत मजेदार पाया। 66, शेक्सपियर इन लव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 7 अकादमी पुरस्कार जीते, जबकि कलाकारों ने किसी कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार जीता।
एफ्लेक फिर अलौकिक हॉरर फिल्म फैंटम्स में एक छोटे शहर के शेरिफ के रूप में दिखाई दिए। 41 द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने आश्चर्य जताया। 67 एफ्लेक और डेमन ने केविन स्मिथ की धार्मिक व्यंग्य फिल्म डोग्मा में एक बार फिर साथ काम किया, जिसका प्रीमियर 1999 के कान फिल्म समारोह में हुआ था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मसलिन ने टिप्पणी की कि पतित फरिश्तों की भूमिका निभाने वाली यह जोड़ी श्री स्मिथ की चतुर बातचीत और जंगली कल्पनाओं में बहुत बढ़िया, समझने योग्य उत्साह लाती है। 68 एफ्लेक ने रोमांटिक कॉमेडी फोर्सेस ऑफ नेचर 1999 में सैंड्रा बुलॉक के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक दूल्हे की भूमिका निभाई जिसकी अपनी शादी में जाने की कोशिशें उसके आज़ाद ख्याल साथी के कारण जटिल हो जाती हैं। वैरायटी के जो लेडन ने एक आत्मविनम्र कॉमिक मोड़ में अपने अच्छे लुक्स के खिलाफ खेलने की उनकी जीतने वाली क्षमता की प्रशंसा की। 69 निर्देशकीय करियर में रुचि रखने वाले एफ्लेक ने एक्शन थ्रिलर रेंडियर गेम्स 2000 के प्री-प्रोडक्शन के दौरान जॉन फ्रैंकहाइमर का अनुसरण किया। 30-71 अपनी अंतिम फीचर फिल्म का निर्देशन करते हुए फ्रैंकहाइमर ने एफ्लेक के बारे में बताया कि उनके पास एक बहुत ही जीतने वाला, पसंद करने योग्य गुण है। मैं यह काम लंबे समय से कर रहा हूं और वह वास्तव में सबसे अच्छे लोगों में से एक है। 72 उन्होंने चार्लीज थेरॉन के साथ एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने अप्रत्याशित कास्टिंग पसंद का आनंद लिया। एफ्लेक अक्सर केनेडीज में से किसी एक को क्लार्क केंट की भूमिका निभाने का सुझाव देते हैं। वह ऐसा दिखता है मानो उसने कभी कोई पार्टी या रात की नींद नहीं छोड़ी हो, हालांकि वह खेल में है। 71 द न्यूयॉर्क टाइम्स के ए.ओ. स्कॉट ने महसूस किया कि एफ्लेक ने ग्लेनगैरी ग्लेन रॉस में एलेक्स बाल्डविन के प्रदर्शन को केवल अनुसरण किया था। 74 जबकि न्यूयॉर्क मैगजीन के पीटर रेनर ने कहा कि वह बाल्डविन की अरिया पर कई रिफ करता है और हर एक अगले की तुलना में अधिक मज़ेदार और क्रूर है। 75 उन्होंने एनिमेटेड जोसेफ किंग ऑफ ड्रीम्स में जोसेफ की आवाज़ प्रदान की। 76 2000 की अपनी अंतिम फिल्म भूमिका में एफ्लेक ने रोमांटिक ड्रामा बाउंस में अपनी प्रेमिका पाल्ट्रो के साथ अभिनय किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने उनके प्रदर्शन की संक्षिप्त तीव्रता और उत्कृष्ट विवरण की प्रशंसा की। एक युवा, व्यंग्यात्मक रूप से आत्मपरिभाषित लोगों के व्यक्ति का उनका चित्रण। एफ्लेक ने समीक्षकों द्वारा उपहासित युद्ध ड्रामा पर्ल हार्बर 2001 के लिए निर्देशक माइकल बे के साथ फिर से काम किया। 78 वैरायटी के टॉर मैकार्थी ने लिखा, सुंदर दिखने वाले एफ्लेक यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्हें कभी डेट के लिए भी मना किया गया था। अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए अपने जीवन के प्यार को खोना तो दूर की बात है। 79 एफ्लेक ने फिर केविन स्मिथ की जे एंड साइलेंट बॉब स्ट्राइक बैक 2001 में डेमन और वैन सेंट के साथ गुड विल हंटिंग की पैरोडी की। 80 कॉमेडी डैडी एंड देम 2001 में एक कैमियो किया। 81 और कम देखी गई द थर्ड व्हील 2002 में सहायक भूमिका निभाई। 29 उन्होंने थ्रिलर द सम ऑफ ऑल फियर्स 2002 द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने महसूस किया कि उन्हें हैरिसन फोर्ड और एलेक बाल्डविन दोनों द्वारा पहले निभाई गई भूमिका में गलत तरीके से कास्ट किया गया था। हालांकि मी एफ्लेक परिपक्वता की ओर अग्रसर ईमानदार युवा पुरुषों की भूमिका निभाते समय आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन उनमें भूमिका के लिए गंभीरता की कमी है। 82 एफ्लेक को थ्रिलर चेंजिंग लेन्स 2002 बनाने का एक अद्भुत अनुभव था। 41 और बाद में उन्होंने रोजर मिशेल को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उद्धृत किया जिनसे उन्होंने निर्देशक के रूप में सीखा। 71 83 वैरायटी के रॉबर्ट कोहलर ने इसे उनके सबसे अच्छी तरह से गढ़े गए प्रदर्शनों में से एक के रूप में वर्णित किया। नैतिक कोहरे में यात्रा उन्हें पहले से कहीं अधिक आंतरिक और विचारशील रूप से खेलने के लिए मजबूर करती है। एक फिल्म निर्माता के रूप में एफ्लेक की बढ़ती प्रतिष्ठा को देखते हुए 2016 की सुपरहीरो फिल्म बैटमैन बनाम सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में बैटमैन के रूप में अभिनय करने के उनके फैसले को द न्यूयॉर्क टाइम्स के डेव इट्सकॉफ ने कुछ हद तक हैरान करने वाला विकल्प माना था। 155 हालांकि कास्टिंग की घोषणा को प्रशंसकों की तीव्र प्रतिक्रिया के साथ मिला था। 156 एफ्लेक के प्रदर्शन ने अंततः सकारात्मक स्वागत अर्जित किया। वैरायटी के एंड्रयू बार्कर ने उन्हें एक आकर्षक कर्कश करिश्माई उपस्थिति पाया। 157
जबकि यूएसए टुडे के ब्रायन ट्रूइट ने चरित्र पर उनके मजबूत और आश्चर्यजनक रूप से भावनात्मक रूप का आनंद लिया। 158 एफ्लेक ने उस वर्ष के अंत में बैटमैन के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। सुसाइड स्क्वाड 2016 में एक संक्षिप्त कैमियो उपस्थिति दर्ज की। 160 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने महसूस किया कि एफ्लेक का बॉय नेक्स्ट डोर व्यवहार इतना सामान्य और गैर-अभिनेता जैसा कि उनके अधिकांश प्रदर्शन स्क्रीन पर अपने किसी दोस्त को देखने जैसा महसूस कराते हैं, भूमिका के लिए एक शानदार फिट था। 161 द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टीफन होल्डन ने आश्चर्य जताया कि एफ्लेक, उचित रूप से मृतांकों वाले और दुखी दिखने वाले, ने खुद को फिल्म के लिए क्यों प्रतिबद्ध किया। 162 लाइव बाय नाइट, जिसे एफ्लेक ने लिखा, निर्देशित, सहनिर्मित और अभिनीत किया, 2016 के अंत में रिलीज हुई थी। 163 डेनिस लेहेन के इसी नाम के उपन्यास से अनुकूलित निषेध युग के गैंगस्टर ड्रामा को बड़े पैमाने पर उदासीन समीक्षा मिली और यह अपने $65 मिलियन के उत्पादन बजट को वापस पाने में विफल रहा। 164 द अटलांटिक के डेविड सिम्स ने इसे एक आकर्षक गड़बड़ फिल्म के रूप में वर्णित किया और एफ्लेक के कठोर, असहज प्रदर्शन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अंतिम एक्शन दृश्यों में से एक इतने शानदार ढंग से मंचित किया गया है, इसके एक्शन क्रिस्प और अनुसरण करने में आसान है, कि यह आपको याद दिलाता है कि एफ्लेक के पास कैमरे के साथ क्या कौशल है। 165 अक्टूबर 2016 166 सुपरहीरो फिल्म जस्टिस लीग, जिसमें एफ्लेक ने बैटमैन के रूप में वापसी की, 2017 में रिलीज हुई। 167 बाद में उन्होंने इसे एक कठिन ऑनसेट अनुभव के रूप में वर्णित किया। 168 स्नाइडर ने अपनी बेटी की मृत्यु के कारण फिल्मांकन के दौरान पद छोड़ दिया। 169 प्रतिस्थापन निर्देशक जॉस वेहेडन का अभिनेताओं के साथ व्यवहार शिकायतों का विषय था। 170 और एफ्लेक खुद नशे की लत के मुद्दों से जूझ रहे थे। 171 फिल्म ने आलोचकों से मिश्रित राय प्राप्त की। द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने लिखा कि एफ्लेक, ऐसा लग रहा है कि वह लगभग कहीं और होना पसंद करेंगे लेकिन यहाँ नहीं। 172 173 शराब की लत के कारण एफ्लेक ने 2017 में काम नहीं किया। 174 उन्होंने निर्देशक, लेखक और अंततः द बैटमैन के स्टार के रूप में पद छोड़ दिया। 175 यह कहते हुए कि वह इसे हल नहीं कर सके। 176 और अब कहानी के बारे में भावुक महसूस नहीं करते थे। 177 178 ड्रगस्करी थ्रिलर ट्रिपल फ्रंटियर का फिल्मांकन स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उनके उपचार को समायोजित करने के लिए 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। 179 174 2019 में ट्रिपल फ्रंटियर की रिलीज पर द प्लेलिस्ट के रोड्रिगो पेरेज ने टिप्पणी की कि निर्देशक जेसी चंदोर को दुखद एफ्लेक कथा से बहुत लाभ मिलता है और शायद निर्देशक और अभिनेता दोनों इस विचार से सहमत हैं। 180 बाद में 2019 में एफ्लेक ने जे एंड साइलेंट बॉब रीबूट में एक कैमियो भूमिका निभाई। 2006 में क्लर्क 2 के निर्माण के बाद से केविन स्मिथ के साथ उनका बहुत कम संपर्क था। 181 182 एफ्लेक ने डी रीस की राजनीतिक थ्रिलर द लास्ट थिंग ही वांटेड 2020 में एक राजनयिक के रूप में सहायक भूमिका निभाई। 2018 के मध्य में फिल्माई गई नेटफ्लिक्स फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। 183 184 वैरायटी के टॉमरिस लेफ्ली ने एफ्लेक के प्रदर्शन को अजीब तरह से हटाया हुआ बताया। 185 स्पोर्ट्स ड्रामा द वे बैक 2020 में एक ठीक हो रहे शराबी के रूप में एफ्लेक की अभिनीत भूमिका की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई। 186 फिल्म के विषय एफ्लेक के लिए घर के करीब थे। 187 2018 में प्री प्रोडक्शन के दौरान वह फिर से नशे में धुत हो गया। 187 और फिल्म की शूटिंग उसके पुनर्वास से निकलने के बाद के दिनों में की गई थी। एफ्लेक अपना वेतन एस्क्रो में डालने के लिए सहमत हो गया और एक शांत कोच के साथ सेट पर गया। 188 वैनिटी फेयर के रिचर्ड लॉसन ने कहा कि फिल्म के मेटा एंगल से बचना मुश्किल था। एफ्लेक अपने आत्मश्चेत कार्य को एक उदार विनम्रता के साथ संभालता है, एक ऐसा प्रदर्शन देता है जो नाटकीयता या बड़े अभिनेता के क्षणों से नहीं, बल्कि एक स्थिर संकट में एक आदमी के गंदा विवरण से बना होता है। 189
द अटलांटिक के डेविड सिम्स ने उनके प्रदर्शन की सूक्ष्मता, भेद्यता और भारी शारीरिकता की प्रशंसा की। इसे उनके करियर का सबसे कच्चा और सबसे स्वाभाविक काम बताया। 190 कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म की रिलीज के दूसरे सप्ताह में सिनेमाघर बंद हो गए और वार्नर ब्रदर्स ने इसे निर्धारित समय से पहले देखने के लिए उपलब्ध करा दिया। 191 उन्हें 2021 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। 19-2 इसके अलावा 2021 में जस्टिस लीग के स्नाइडर के निर्देशक के कट में एफ्लेक के साथ एक नया फिल्माया गया दृश्य था। 193 2020 वर्तमान सहायक भूमिकाएं और कलाकार इक्विटी। अन्य धर्मार्थ कार्य। एफ्लेक 80 चिल्ड्रन प्रोजेक्ट का समर्थक है। 1998 में फोर्सेस ऑफ नेचर को फिल्माते समय एफ्लेक की 10 वर्षीय जो किंड्रेगन 1988 से 2015 से मित्रता हुई, जिसे दुर्लभ बीमारी अटैक्सिया टेलेंगिएक्टेसिया एटी थी, और उसका परिवार। 241 वह एटी के लिए धन उगाहने में सक्रिय रूप से शामिल हो गया। 242 243 और उसने और किंड्रेगन ने 2001 में श्रम, स्वास्थ्य और मानव सेवा और शिक्षा पर हाउस विनियोजन उपसमिति के समक्ष गवाही दी और सीनेटरों से स्टेम सेल अनुसंधान का समर्थन करने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के बजट को दोगुना करने के लिए कहा। 241 2007 में एफ्लेक वर्जीनिया के फेयरफैक्स में किंड्रेगन के हाई स्कूल स्नातक समारोह में मुख्य वक्ता थे। 244 245 2013 में किंड्रेगन के 25वें जन्मदिन और उसके परिवार के साथ 15 साल की दोस्ती के उपलक्ष्य में एफ्लेक और गार्नर ने 80 चिल्ड्रन प्रोजेक्ट को किए गए दान की बराबरी की। 246 एफ्लेक सिनेमाबिलिटी 2013 में दिखाई दिए, जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो विकलांग लोगों के हॉलीवुड के चित्रण की पड़ताल करती है। 247 बेन एफ्लेक माइक्रोफोन में बोलते हुए। 2009 में फीडिंग अमेरिका रैली में बोलते हुए एफ्लेक। यूएसओ प्रायोजित पर्यटन के हिस्से के रूप में एफ्लेक ने 2003 में फारस की खाड़ी में तैनात नौसैनिकों से मुलाकात की। 248 और 2017 में जर्मनी के रामस्टीन एयर बेस पर सैनिकों से मुलाकात की। 249 वह अमेरिका के पैरालाइज्ड वेटरन्स के समर्थक है। 250 उन्होंने 2009 और 2014 दोनों में संगठन के लिए सार्वजनिक सेवा घोषणाओं को फिल्माया। 251 252 उन्होंने ऑपरेशन ग्रेटिट्यूड की ओर से भी स्वेच्छा से काम किया है। 253 254 एफ्लेक फीडिंग अमेरिका के मनोरंजन परिषद के सदस्य हैं। 255 उन्होंने 2007 में ग्रेटर बोस्टन फूड बैंक में उपस्थिति दर्ज कराई। 256 और 2008 में डेनवर फूड बैंक में। 257 एफ्लेक ने 2009 में वाशिंगटन डीसी में फीडिंग अमेरिका रैली में बात की। 258 और 2010 में चैरिटी के लिए एक सार्वजनिक सेवा घोषणा फिल्माई। 259 एफ्लेक और एलेन डीजेनरेस ने 2011 में फीडिंग अमेरिका के छोटे बदलाव अभियान की शुरुआत की। 260 उस वर्ष भी उन्होंने और हॉवर्ड ग्राहम बफेट ने द हफिंगटन पोस्ट के लिए एक लेख लिखा, जिसमें खाद्य असुरक्षित आबादी का बढ़ता प्रतिशत जो संघीय पोषण कार्यक्रमों के लिए योग्य नहीं है, पर प्रकाश डाला। 261 कोविड-19 महामारी के दौरान एफ्लेक ने चैरिटी को लाभ पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन सेलिब्रिटी पोकर टूर्नामेंट का आयोजन किया। 262 व्यक्तिगत दान किया और दूसरों से इस कारण का समर्थन करने का आग्रह किया। 263 एफ्लेक लॉस एंजल्स स्थित बेघरों के लिए काम करने वाली संस्था मिडनाइट मिशन के समर्थक हैं। 264 265 उन्होंने इस संस्था में स्वयंसेवा की है और दान भी दिया है। 266 267 उन्होंने अटलांटा मिशन में भी स्वयंसेवा की है। 268 एफ्लेक ने 2021 में रिलीज हुई 2 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। 194 उन्होंने रिडले स्कॉट के मध्ययुगीन नाटक द लास्ट ड्यूएल में पीटर टू काउंट ऑफ एलेंकॉन, एक सुखवादी अभिजात वर्ग की भूमिका निभाई। उन्होंने डेमन और निकोल होलोफेनर के साथ मिलकर फिल्म की पटकथा भी लिखी। 195 196 न्यूयॉर्क मैगजीन के बिल्गे एबेरी एफ्लेक के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित हुए। अद्भुत रूप से गंदे प्यारे के रूप में एक अद्भुत रूप से अलग रचना जिसे बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए और फिर भी वह असहज प्रसन्नता का इंजन बन जाता है।
197 यूएसए टुडे के ब्रायन ट्रूइट ने कहा कि उन्होंने फिल्म चुरा ली है। ऐसा लगता है कि उन्होंने फिल्म का सबसे मनोरंजक किरदार अपने लिए लिखा है। 198 उस वर्ष के अंत में एफ्लेक जॉर्ज क्लूनी की आने वाली उम्र के नाटक द टेंडर बार में एक स्थानापन्न पिता के रूप में दिखाई दिए। 199 फिल्म का प्रीमियर लंदन फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जिसमें क्लूनी ने टिप्पणी की कि उन्होंने एफ्लेक को इसलिए लिया क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और वह बड़े गुंबा के रूप में भी सामने आ सकते हैं। 200 डेडलाइन के पीट हेमंड ने इसे एक ऐसा हिस्सा जिसे निभाने के लिए उनका जन्म हुआ था के रूप में वर्णित किया, यह लिखते हुए कि उन्होंने खूबसूरती से और जानबूझकर उस चाचा का एक अविस्मरणीय चित्र प्रस्तुत किया है जिसकी आप कामना करते हैं। 201 द टाइम्स के केविन माहिर ने कहा कि उन्होंने असाधारण सूक्ष्मता और गहराई के साथ भूमिका निभाई, वह अपने हर दृश्य पर हावी हो। 203 204 2022 में एफ्लेक और एना डी अरामास ने एड्रियन लिन की थ्रिलर डीप वाटर में अभिनय किया, जो पेट्रिसिया हाईस्मिथ के उपन्यास का रूपांतरण है। 205 इसे स्ट्रीमिंग सेवा हुलू पर रिलीज किया गया और इसे बड़े पैमाने पर नकारात्मक समीक्षा मिली। 206 लॉस एंजल्स टाइम्स के जस्टिन चांग ने कहा कि एफ्लेक नपुंसक ड्रीमबोट बीच के लिए गए सुनहरे लड़के की भूमिका निभाने में उत्कृष्ट हैं। 207 द रिंगर के एडम नेमैन ने कहा कि फिल्म बहुत विशिष्ट सीमा के भीतर उनके दुर्जय कौशल सेट का एक उदाहरण है। जो एक सुंदर फ्रंटनर के भोले अहंकार की तरह प्रतीत होता था वह कठोर हो गया है और गहरा हो गया है, एक तरह का भूरा करिश्मा, एक फ्रैट लड़के की गंभीरता जो अपनी समाप्ति तिथि का सामना कर रही है। एफ्लेक की 5वीं निर्देशकीय परियोजना एयर नाइकी द्वारा माइकल जॉर्डन को साइन करने के बारे में 2023 के एसएक्सएसडब्ल्यू फिल्म फेस्टिवल में आलोचनात्मक प्रशंसा के साथ प्रीमियर हुई। इसे अप्रैल में अमेज़न स्टूडियो द्वारा एक व्यापक नाटकीय रिलीज दिया गया, फिर अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीमिंग के लिए पेश किया गया। 211 एफ्लेक ने फिल नाइट की सहायक भूमिका निभाई, जबकि अन्य कलाकारों में मैट डेमन, वियोला डेविस, क्रिस टकर और जेसन बेटमैन शामिल हैं। 212 213 214 इसने एफ्लेक और डेमन की स्वतंत्र उत्पादन कंपनी आर्टिस्ट्स इक्विटी की पहली रिलीज को चिन्हित किया, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों के साथ लाभ साझा करना है। एफ्लेक कंपनी के सीईओ के रूप में कार्य करते हैं और एक फिल्म निर्माता के रूप में आर्टिस्ट इक्विटी के लिए विशेष रूप से काम करने का इरादा रखते हैं। 215 216 एफ्लेक ने रॉबर्ट रॉड्रिग्ज की एक्शन थ्रिलर हिप्नोटिक में एक जासूस की भूमिका निभाई, जो मई 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 217 उन्होंने जून 2023 में रिलीज हुई फिल्म द फ्लैश में बैटमैन के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई। 218 और फिल्म में उनके दृश्यों को हटाए जाने से पहले एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के लिए भी भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार थे। 219 आर्टिस्ट इक्विटी ने दिसंबर 2023 में फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं पर क्रिस हेम्सवर्थ की वाइल्ड स्टेट प्रोडक्शन कंपनी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की। 220 परोपकार पूर्वी कांगो पहेल मुख्य लेख पूर्वी कांगो पहेल बेन एफ्लेक एक कलम पकड़े हुए और एक माइक्रोफोन के पीछे बैठे हुए गवाही देते समय सामने की ओर देखते हैं। 2011 में अफ्लेक अफ्रीका वैश्विक स्वास्थ्य और मानवाधिकार पर सदन की उपसमिति के समक्ष गवाही देते हुए 2007 से 2010 की शुरुआत के बीच इस क्षेत्र में यात्रा करने के बाद एफ्लेक और व्हिटनी विलियम्स ने 2010 में गैरलाभकारी संगठन ईस्टर्न कांगो इनिशिएटिव की सहस्थापना की। 221 222 ईसीआई कांगो के नेतृत्व वाले समुदायाधारित धर्मार्थ कार्यों के लिए अनुदान निर्माता के रूप में कार्य करता है। 223 यह थियो चॉकलेट और स्टारबक्स जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी का लाभ उठाते हुए कांगो के किसानों की सहकारी समितियों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करता है। 224 225 ईसीआई का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और नीतिगत बदलाव लाना भी है। 226 एफ्लेक ने वाशिंगटन पोस्ट 227 228 पॉलिटिको 229 हफिंगटन पोस्ट 230 टाइम 231 द न्यूयॉर्क टाइम्स 232 और लॉस एंजल्स टाइम्स के लिए पूर्वी कांगो के सामने आने वाले मुद्दों पर लेख लिखे हैं। 233
वे कई कार्यक्रमों में चर्चा पैनलिस्ट के रूप में दिखाई दिए हैं, जिनमें सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज 234, ग्लोबल फिलैंथ्रोपी फोरम 235 और क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव शामिल हैं। 236 वाशिंगटन डीसी की यात्राओं के दौरान एफ्लेक ने अफ्रीका, वैश्विक स्वास्थ्य और मानवाधिकार पर सदन की उपसमिति 237, सदन की सशस्त्र सेवा समिति 238, सीनेट की विदेश संबंध समिति 239 और राज्य, विदेशी संचालन और संबंधित परियोजनाओं पर सीनेट विनियोजन उपसमिति के समक्ष गवाही दी है। एफ्लेक ने खुद को मध्यम रूप से उदारवादी बताया है। 269 उनका पालन पोषण एक बहुत मजबूत संघ परिवार में हुआ था। 270 2000 में उन्होंने परिसर में सभी श्रमिकों के लिए बढ़े हुए जीवन निर्वाह वेतन के समर्थन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक रैली में बात की। उनके पिता विश्वविद्यालय में चौकीदार के रूप में काम करते थे। 15 बाद में उन्होंने हार्वर्ड लिविंग वेज कैंपेन द्वारा आयोजित एक धरने के बारे में एक वृत्तचित्र ऑक्यूपेशन 2002 का वर्णन किया। 271 एफ्लेक और सीनेटर टेड कैनेडी ने 2004 में कैपिटल हिल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग की गई। 272 उन्होंने शहर के कम वेतन वाले अस्पताल कर्मचारियों के लिए एसीआईयू के संघीकरण प्रयासों के समर्थन में बोस्टन के सिटी हॉल में 2007 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। 273 एफ्लेक प्रो चॉइस है। 2000 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वह एक महिला के चुनने के अधिकार में बहुत दृढ़ता से विश्वास करते हैं। 25 2012 में उन्होंने प्रजनन अधिकारों को मौलिक बताते हुए ड्रॉ द लाइन अभियान का समर्थन किया। 275 एफ्लेक समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लंबे समय से समर्थक थे। उन्होंने 2004 में कहा था कि उन्हें विवाह संबंधी बहस पर कुछ हद तक शर्मिंदगी के साथ कि यह कितना पुराना है, देखने की उम्मीद है। 276 उसी वर्ष उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को समान अधिकारों का हकदार नहीं मानने का सुझाव देना अपमानजनक और आक्रामक था। 277 वह 2005 के पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स ऑफ लेस्बियंस एंड गेज प्रिंट विज्ञापन अभियान में अपने समलैंगिक चचेरे भाई के साथ दिखाई दिए। 278 एफ्लेक 2002 में प्रस्तावित परमाणु आतंकवाद रोकथाम अधिनियम के समर्थन में न्यूयॉर्क के सीनेटर चक शूमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए। 279 2003 में उन्होंने पैट्रियट एक्ट के संदिग्ध और आक्रामक उपयोग और इसके परिणामस्वरूप नागरिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण की आलोचना की। 280 द वाशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्टर ने एफ्लेक को 2009 में वाशिंगटन पार्टी में गाजा पर इजरायली आक्रमण की निंदा करते हुए सुना। 281 बातचीत में भाग लेने वाले स्टीवन क्लेमेंस ने कहा कि एफ्लेक ने वैकल्पिक विचारों को सुना। उस रात एफ्लेक ने जो कुछ कहा वह तर्कपूर्ण, जटिल और बहुत मायने रखता था। 282 उस वर्ष बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक साक्षात्कार में एफ्लेक ने टिप्पणी की। फरवरी 2014 में एफ्लेक, रस फिंगोल्ड और विदेश मंत्री जॉन केरी के साथ एफ्लेक ने कई मौकों पर बुश कर कटौती की आलोचना की। 280, 284, 285, 2007 में उन्होंने डिवाइडेड वी फेल के लिए एक सार्वजनिक सेवा घोषणा फिल्माई, जो सभी अमेरिकियों के लिए सस्ती, गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा की मांग करने वाला एक गैरपक्षपाती AARP अभियान था। 286 2008 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान एफ्लेक ने बराक ओबामा के अरब या मुस्लिम होने का दावा करने वाले षड्यंत्र के सिद्धांतों के बारे में चिंता व्यक्त की। यह पूर्वाग्रह जिसे हमने इस अभियान में पनपने दिया है, उन दोनों चीजों को एक वैध अपमान के रूप में स्वीकार करना वास्तव में एक समस्या है। 287, 288, 2012 में उन्होंने मुस्लिम विरोधी हमलों के खिलाफ हुमा आबेदीन का बचाव करने में सीनेटर जॉन मैकेन के नेतृत्व की प्रशंसा की। 289, 290 एफ्लेक ने बिल माहिर के साथ रियल टाइम पर 2014 की उपस्थिति के दौरान उदार सिद्धांतों और इस्लाम के बीच संबंधों के बारे में चर्चा की। 291 2017 के गार्जियन साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मेरा दृढ़ विश्वास है कि किसी को भी उनकी जाति या धर्म के आधार पर रूढ़िबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यह उदारवादी विचार के सबसे मौलिक सिद्धांतों में से एक है। 292 एफ्लेक दूसरे संशोधन का समर्थन करते हैं।
269 और 2012 में कहा कि उनके पास स्कीट शूटिंग और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कई बंदूकें हैं। 7. 2020 में उन्होंने कहा कि एक युवा वयस्क के रूप में बंदूक की रेंज की यात्राएं उन्हें याद करने में असहज बनाती हैं। युवा लोगों और बंदूकों के साथ बाद की त्रासदियों को देखते हुए 293 एफ्लेक तत्कालीन सीनेटर बराक ओबामा के साथ 2006 में प्रस्ताव 87 के समर्थन में एक रैली में दिखाई दिए, जिसमें वैकल्पिक ऊर्जा के पक्ष में पेट्रोलियम की खपत को कम करने की मांग की गई थी। 294 वे 2007 में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस एक्शन फंड द्वारा निर्मित ग्लोबल वार्मिंग जागरूकता वीडियो में दिखाई दिए। 295 उस वर्ष भी एफ्लेक ने स्वीकार किया कि वह विशेष रूप से हरे होने में अच्छे नहीं थे, जबकि 2014 में उन्होंने 1966 शेवेल को अपनी दोषी खुशी के रूप में नामित किया। 296 12 2016 में एफ्लेक ने रिस्पेक्ट अवर वाटर के लिए एक समर्थन फिल्माया, जो डकोटा एक्सेस पाइपलाइन के निर्माण को रोकने के लिए एक ऑनलाइन याचिका थी। 297 एफ्लेक ने 1992 में डेमोक्रेट के रूप में मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया और कई डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की ओर से अभियान चलाया। उन्होंने 2000 के राष्ट्रपति अभियान के अंतिम सप्ताहों में अल गोर का समर्थन किया। कैलिफोर्निया 298, पेंसिल्वेनिया 299 और फ्लोरिडा में रैलियों में भाग लिया। 300 हालांकि एफ्लेक न्यूयॉर्क शहर में पंजीकरण समस्या के कारण मतदान करने में असमर्थ थे, जहां वे उस समय रह रहे थे, और बाद में मजाक में कहा, मैं अगली बार 2 बार मतदान करने जा रहा हूं, सच्चे बोस्टन फैशन में। 301 बेन एफ्लेक केरी एडवर्ड्स अभियान टी शर्ट पहने हुए माइक्रोफोन में बोलते हुए। 2004 में जेनेसविले, ओहियो में जॉन केरी की रैली में बोलते हुए एफ्लेक 2004 में जॉन केरी के राष्ट्रपति अभियान में शामिल थे। बोस्टन में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान उन्होंने कई प्रतिनिधिमंडलों से बात की, राजनीतिक चर्चा शो में दिखाई दिए और धन उगाहने वाले कार्यक्रमों में भाग लिया। 303 एफ्लेक ने एक मतदाता पंजीकरण सार्वजनिक सेवा घोषणा में भाग लिया। 304 और केरी के साथ उनके बिलीव इन अमेरिका टूर के शुरुआती सप्ताहांत में यात्रा की, पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया और ओहियो में रैलियों में भाषण दिए। 305 तो दोस्तों ये रिलीज़ होते हुए देखने को मिली थी हमें तकरीबन 14 अक्टूबर 2016 को, और इंडिया में भी ये रिलीजिंग डेट एक तरह से सेम ही थी। बाकी बजट की बात की जाए तो बजट इस मूवी का $44 मिलियन का था, और इसमें जो कलेक्शन इसने दिया 155.2 मिलियन का रहा, जो कि मूवी को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए काफ़ी था। बाकी आप इसे प्रेजेंट टाइम पर प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, वहाँ पर ये अवेलेबल है। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।